हेलो एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट संदीप प्रसाद और आज की ये क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में हम इन सेक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बीएनएस में न्यूली ऐड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए बात करते हैं सेक्शन 48 की। सेक्शन 48 ये कहता है कि कोई भी इंसान जो भारत से बाहर रहता है किसी भारत में रहने वाले इंसान को उकसाता है किसी ऐसे कार्य के लिए जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध है, जैसे कि मर्डर, रेप, पब्लिक न्यूसेंस, किडनैपिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो कहा जाएगा जो इंसान भारत से बाहर रहता है उसने सेक्शन 48 के तहत अपराध को किया है। सेक्शन 69 सेक्शन 69 सेक्सुअल ऑफेंस को परिभाषित करता है। ये कहता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे से कोई ऐसा प्रॉमिस करता है जिसको वो फुलफिल नहीं करना चाहता, चाहे वो शादी का प्रॉमिस हो, चाहे वो जॉब देने का प्रॉमिस हो, चाहे वो किसी को जॉब में प्रमोशन देने का प्रॉमिस हो, इन प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के लिए जब वो किसी के साथ रिलेशन स्थापित कर लेता है जिसको सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं, तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन उसको पनिशमेंट दी जाएगी जो कि 10 साल और फाइन से परिभाषित होगी। यानी कि उसको 10 साल की जेल हो सकती है और उसको कुछ फाइन भी देना पड़ सकता है सेक्शन 69 के अंतर्गत। बात करते हैं सेक्शन 95 की। सेक्शन 95 ये कहता है कि अगर कोई इंसान किन्हीं बच्चों को हायर करता है किसी अपराध के लिए तो कहा जाएगा कि सेक्शन 95 के तहत उन्होंने वो अपराध किया है। लेकिन यहाँ पे जो अपराध है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, जब अपराध नहीं हुआ है, दूसरा जब अपराध हो चुका है। जब अपराध नहीं हुआ है तो कहा जाएगा कि जिस इंसान ने उनको हायर किया है वो सजा का हकदार होगा। जो सजा उनको मिलेगी वो 3 साल से कम की नहीं होनी चाहिए और जिसको हम बढ़ा करके 10 साल तक कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उन पे जुर्माना भी लगा सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं ऑफेंस कमिट होने की, यानी कि जब अपराध हो चुका होता है, तो कहा जाएगा वो अपराध उन बच्चों ने ना करके उस इंसान ने किया है जिन्होंने उनको हायर किया है। तो उसके लिए जो पनिशमेंट होगी वो पर्टिकुलर उस ऑफेंस से रिलेटेड होगी। उस ऑफेंस में, उस अपराध में जितनी भी सजा निर्धारित की गई है वो उस अपराधी को मिलेगी। बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, जो कि सेक्शन 111 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन किया गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है उसको कंडक्ट करता है एक पूरा का पूरा ग्रुप जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी करवाता है सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ। ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का काम नहीं हो सकता, ये पूरा ग्रुप का काम होता है, इसीलिए इसको जो है ऑर्गेनाइज क्राइम कहा जाता है। इनका जो मेन पर्पस होता है वो क्या करते हैं, जो अपने क्रिमिनल जो इनका नेटवर्क होता है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको स्टैंड बाय पे रख देते हैं ताकि जब इनकी कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको एक्टिवेट करके जो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कर सके और जो अपना फाइनेंशियल बेनिफिट है उसको अचीव कर सके, या फिर जब कभी उनको गवर्नमेंट को या पब्लिक को अपनी पावर्स दिखानी होती है तब वो उसका इस्तेमाल करते हैं। किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन, ये सारे के सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम के होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम की, तो पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम सेक्शन 112 ऑफ बीएनएस में डिफाइन है, जो कि ये कहता है कि जितने भी माइनर और स्मॉल स्केल के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं वो ये सेक्शन कवर करता है, जैसे कि स्नैचिंग, व्हीकल और मोबाइल थेफ्ट, हाउस ब्रेकिंग, सेलिंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग। ऐसी सभी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जो दो या दो से अधिक पर्सन एक्टिवेट करते हैं अपने फाइनेंशियल बेनिफिट को अचीव करने के लिए, वो सेक्शन 112 के तहत पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं। अगर इसकी इम्प्रिजमेंट की बात करें, यहाँ पे सजा की अगर हम प्रावधान की बात करें तो सजा जो है वो 1 साल से कम की या फिर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 7 साल तक और उस पर जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं टेररिस्ट एक्ट की। टेररिस्ट एक्ट जो कि सेक्शन 130 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित है। ये क्या कहता है कि कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी
जो की जाती है या डरा के धमका के करवाई जाती है, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं बॉम्ब्स का, एक्सप्लोजिव्स का, फायर आर्म्स का, पॉइजनस और केमिकल सब्सटेंस का या फिर बायोलॉजिकल एजेंट का हम यूज़ करते हैं, जिससे हम किसी की डेथ, इंजरी या फिर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान करवाते हैं या फिर जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहा है उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो कहा जाता है कि ये टेररिस्ट एक्ट है। जो टेररिस्ट एक्ट का जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट में अपना रौब दिखाने के लिए होता है, ताकि वो उन पे दबाव बना सके या फिर वहाँ की जो पब्लिक है उनको डरा सके, जो गवर्नमेंट है उनसे अपना काम निकलवा सके या फिर उनकी जो नेशनल सिक्योरिटीज है उन पे दबाव बना करके उनको डेंजर में डाल सके। अगर इसका जो लाइबिलिटी हम बात करते हैं, जो इसकी लाइबिलिटी होगी वो कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? पहला, जो इंसान इसको कमिट कर रहा है। दूसरा, जो इसके लिए षड्यंत्र कर रहा है वो भी 113 के अंदर लाइबल होगा। जो अबेटमेंट करता है इसके लिए वो भी, जो इसकी प्रिपरेशन करता है वो भी, और जो इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं वो भी इस एक्ट के तहत जिम्मेदार माने जाएंगे। इनसे अलग अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या उस मेंबर को अपने घर पे पनाह देने के लिए रखता है, तो वो भी जो है इस एक्ट के तहत लाइबल माना जाएगा। अगर हम इसके पनिशमेंट की बात करते हैं, तो पनिशमेंट, जब एक्ट किसी की डेथ कर देता है तो वहां पे जो पनिशमेंट दी जाती है वो डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, आजीवन कारावास, जिसकी जो जुर्माना है वो 10 लाख से नीचे नहीं होगा। इन अदर केस जहां पे डेथ नहीं होती है उस एक्ट के तहत, तो वहां पे जो इम्प्रिजनमेंट है वो 5 साल से नीचे नहीं हो सकता, और जिसको हम आजीवन कारावास तक बढ़ा सकते हैं, और इसकी जो जुर्माने की धनराशि है वो 5 लाख से नीचे नहीं हो सकती। अदर केसेस जहाँ पे वो किसी का मेंबर है या फिर उसको सपोर्ट कर रहे हैं कैसे भी, फाइनेंशियल तरीके से या फिर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के तहत, तो माना जाएगा जो भी सपोर्ट उसने दिया है, जो उसको बेनिफिट उसने अपने रूप में दिया है, उस हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाएगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उन पे आपको आंसर और वीडियोस बना करके देता रहूं।